नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर के एम्स ऑडिटोरियम में शुक्रवार को निक्षय निरामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिनों तक टीबी, मलेरिया और कुष्ठ रोगियों की पहचान की जाएगी और इसके साथ ही उनका इलाज किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एम्स ऑडिटोरियम में निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिनों तक टीबी, मलेरिया और कुष्ठ रोगियों की पहचान की जाएगी और उनका उपचार किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे लोगों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने टीबी और कुष्ठ जैसी बीमारियों से लड़ाई लड़ी और स्वस्थ जीवन का आनंद उठा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं बस्तर के तोकापाल की रहने वाली बबीता नाग, जो कुछ समय पहले तक टीबी के रोग से पीड़ित थीं। उन्होंने सरकारी अस्पताल में अपनी जांच कराई और शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए समय पर दवाइयों और पोषण आहार का सेवन किया। इसकी वजह से बबीता पूरी तरह स्वस्थ हैं। बबीता ने अपने स्वस्थ होने का श्रेय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया है। मुख्यमंत्री साय को धन्यवाद देने के लिए बबीता निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपने हाथों से निक्षय निरामय सूत्र बांधा और प्रदेश में स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। आज निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किए हैं। इसमें हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनका ध्यान चलेगा। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा काम बना रहा है। आवाज कहाँ से आ रहा है? और सभी बीमारियों को अगले साल है ना समूल नष्ट करने का काम इस अभियान से होगा। सर, ये राइस मिलर से आपने मुलाकात भी की है सर? हाँ, राइस मिलर से मुलाकात हुई है और उसमें कुछ समस्याएं का निदान हो गया है और अब आज से ही हमारे प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों को सौगात मिली प्रधानमंत्री की ओर से। धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री जी से तो लगातार 1 वर्षों में अनेकों सौगात मिल चुकी है। उनका आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ पर बराबर बना हुआ है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में उनका आशीर्वाद मिल रहा है और केंद्रीय विद्यालय मिला है तो उसके लिए भी छत्तीसगढ़ की टीम को जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत इसको कुछ करेगा कि ममता बनर्जी कह रही है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको पश्चिम बंगाल से चला सकते हैं, उसी दिखा दी। अब उनका मामला है। मंत्रिमंडल को विस्तार कब तक कर रहे हैं? केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर आए हैं आप, जल्दी इंतजार करिए। बहुत अच्छा है सर कार्यक्रम तो। और क्या रहा, क्या बोले? यहाँ बोले कि जैसे कि हमारे मोहल्ले में जो टीबी है, कुष्ठ है, मलेरिया है, ये सब मतलब लोगों के बीच की बीमारी है। लोग इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहते, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये बताया गया है क्योंकि हम एक खुली चर्चा होगी तो इस बीमारी में हम नियंत्रण कर सकते हैं, बीमारी जड़ से खत्म हो सकते हैं। उसी के लिए यहाँ बुलाया गया था और बताया गया। कहाँ से हो आप? मैं कुशालपुर से हूँ, रायपुर से मितानी हूँ। आपका नाम? स्मृति यादव। अच्छा लगा ये कार्यक्रम और हम लोग को ये सब घर घर जा के बताते थे, नहीं विश्वास करते थे। कम से कम ये जागरूक है, इसमें अच्छा लगा कि घर घर पहुंच रहे हैं तो मितानियों को थोड़ा सा सहायक मदद भी मिलेगा ताकि मितानिन के नाम से यहाँ पे घर घर जाके सर्वे करेंगे, इसमें उनको बहुत सहायता मिलेगी। तो कहाँ से हो आप? मैं रायपुर से हूँ, MP हूँ, मितानिन प्रशिक्षक। नाम आपका? शशि शर्मा। कि क्या क्या सिखाया गया आप लोगों को यहाँ पे?
लक्षण के बारे में, मलेरिया, टीबी, कुष्ठ उसके बारे में सर्वे के लिए। क्या करते हो आप? स्वास्थ्य विभाग में। आपका परिचय? मैं नीरा साहू। हाँ, और आपको कैसा लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, विधायक जी लोग आए हुए थे और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। पूरा सर्वे के बारे में जानकारी दिया गया है कार्यक्रम में। आपका परिचय? मैं सविता साहू, और आपका घर? खुशालपुर, रायपुर। भाई कौन गांव रखा? पंटोरा, जिला गरियाबंद। का हो गई से? कान में निशुल्क है ना? तो ये मशीन मिले है ना? कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। निश्चय निरामय जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सर के द्वारा जो संचालित किया जा रहा था 2 दिन के लिए, बड़ा अच्छा रहा है। इसमें हम गरियाबंद जिले से हमारे यहाँ 2 हितग्राही थे जिनको हमने लाया गया था और मुख्यमंत्री के द्वारा उनको सम्मान प्रदान किया गया। आपका परिचय? जी, मैं विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक हूँ, विकासखंड गरियाबंद। 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और सरकार का सहयोग कर रहे हैं। वहीं कई लाभार्थियों ने भी सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जो है जमकर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग बटे हैं, बिखरे हैं और नाराज हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मित्रों, 2023 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव और 2024 नवंबर में रायपुर दक्षिण का उपचुनाव, तीनों चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई है। हर चुनाव में कांग्रेस ने दावा किया कि हम भाजपा का सुपड़ा साफ कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया और कांग्रेस ने अपनी लोकसभा चुनाव की हार के बाद एक समीक्षा के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी और जो कमेटी के सदस्य रायपुर आए थे और छत्तीसगढ़ पहुंची जब कमेटी, तो कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं की जिद और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक अप्राप्त है और कांग्रेस के नेता फिर से अनर्गल प्रलाप करने लगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति या हमारी सरकार के द्वारा जो पूरे देश में रिकॉर्ड धान खरीदी की जा रही है उस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले कांग्रेस का नेतृत्व बैठ के तय कर ले कि वास्तव में उनको बोलना क्या है। 3 मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हमको टोकन नहीं कट रहा है, हमको बारदाने नहीं मिल रहे हैं, धान खरीदी में गड़बड़ी हो रही है। दूसरी तरफ इनके वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शुरू में थोड़ा बारदाने की कमी थी, अब बारदाने भी पर्याप्त हो गए हैं और व्यवस्थित ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम चल रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं के विरोधाभास को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। हमारी सरकार ने पिछले साल 147 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड है। और हमने अपने संकल्प पत्र में यह कहा था कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 के भाव से खरीदेंगे। बोनस की राशि किसान को एकमुश्त प्रदान करेंगे और हमने अपने वादे के अनुसार धान भी खरीदा, समर्थन मूल्य का पेमेंट भी किया और बोनस की राशि का भी एकमुश्त भुगतान किसान को किया।
और जो लोग आरोप लगा रहे हैं मैं उन्हीं से पूछता हूं कि आप तो धान खरीदी करते थे भाई। आपने 22-23 में धान खरीदी का किसानों को आखिरी किस्त का भुगतान क्यों नहीं किया? आपको भुगतान करने से किसने रोका था? आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना, आपके आरोप लगाने से छत्तीसगढ़ की जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, अपने हित में निर्णय करती है और 3 चुनाव ने उनके निर्णय को बता दिया है। और जिस प्रकार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को 3 चुनाव में मिला, वैसा ही आशीर्वाद आने वाला नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत राज में भी मिलेगा। ये तीनों जो नेता बोले हैं कि एक टोकन तक वो नहीं कटवा पाए, एक क्विंटल तक वो अपना धान नहीं बेच पाए, पूरा सिस्टम ध्वस्त है, भ्रष्टाचार है टोकन बांटने में भी। 10 तारीख को पूरे ब्लॉक में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस। ये 3 नेता जो आरोप लगा रहे हैं उसमें एक तो पूर्व खाद्य मंत्री है, और विधानसभा में आपने देखा होगा जब हम लोग प्रश्न करते थे तो एक भी प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में माननीय अमरजीत भगत नहीं रहते थे। और टोकन काटने के लिए तो ऑनलाइन सिस्टम भी है और आप जाकर के भी ऑफलाइन भी टोकन कटा सकते हैं। अब वो बता दे जरा कि ऑनलाइन टोकन काटने के लिए उन्होंने कब एप्लीकेशन लगाया, या ऑफलाइन में टोकन कटाने के लिए किस सोसाइटी में कब गए, ये बता दे, सार्वजनिक करें उसको। ये खरीदी समय बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, अपने यहां आने वाले 15 दिन के अंदर धान की पूरी कटाई संपन्न हो जाएगी। पहले एक समय था कि छत्तीसगढ़ का किसान धान की कटाई करता था, खलिहान में धान को लाके रखता था, मिसाई करने में उसको समय लगता था। आज के समय में 90% किसान हार्वेस्टर से धान की कटाई करते हैं, तो धान की कटाई और मिसाई दोनों एक साथ हो जाती है। और अभी 31 जनवरी तक का सरकार ने समय निर्धारित किया है, और उसके बाद जिनको लिंकिंग का धान देना है उनके लिए 15 फरवरी तक का है। तो अभी तो धान खरीदी में 2 महीने का समय है। अगर उस समय किसानों का धान बच जाएगा तो सरकार उस पर विचार करेगी। पर मैं जो प्रश्न कर रहे हैं उनसे पूछता हूं कि भैया आपके पीरियड में तो कई बार बारिश के कारण 15-15 दिन धान खरीदी नहीं हो पाई, आपने समय क्यों नहीं बढ़ाया? आपने टोकन कटने के बाद किसानों का धान क्यों नहीं खरीदा? टोकन कटने के बाद किसान धान नहीं बेच पाए। ओली कमेटी जो है उसको लेकर दीपक राय बोले हैं कि रिपोर्ट तो आती रहेगी, लेकिन हम जमीनी स्तर पर जो अपना काम कर रहे हैं, रिपोर्ट को उनको इंतजार नहीं है, जबकि पहले बोले थे कि सार्वजनिक करेंगे। ऐसा है, रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे तो कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं के कारनामे सामने आ जाएंगे, तो इसलिए उनकी मजबूरी उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। पर मैं उनसे पूछता हूं कि भाई अपने यहां धान खरीदी होती है समर्थन मूल्य में, उसके बाद कस्टम मिलिंग होती है। आपने अपने पीरियड में राइस मिलर्स को धान के कस्टम मिलिंग का भुगतान क्यों नहीं किया? उनके पीरियड में जो कस्टम मिलिंग राइस मिलर्स ने की उसका भुगतान विष्णुदेव की सरकार के पीरियड में हो रहा है, अपने पीरियड में धान मिलिंग का भुगतान भी नहीं करता है, बाढ़वाने का भी भुगतान नहीं करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 5 साल उनका धान खरीदी का और अभी सरकार बनने के बाद हमारी दूसरी धान खरीदी है, आप इस पीरियड के आंकड़े निकाल लीजिए, किसके पीरियड में धान खरीदी इतने छोटे से पीरियड में ज्यादा हुई, सामने स्पष्ट हो जाएगा। दीपक में इसी मुद्दे में और हो रहा है कि 21 रुपया वादा के अनुसार वादा किया था, लेकिन अब केवल 23 रुपया ही किसान को दिया जा रहा है। ऐसा है, 2300 रुपए समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। 3100 रुपए की जो शेष राशि है वो एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार भुगतान करेगी, जो हमारे संकल्प पत्र में था हम उसको पूरा करेंगे। और दीपक भाई अपने गिरेबान में झांक के देखिए, पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं ना, उनकी सरकार ने क्या किया किसानों के साथ, उनको अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। ये एक जशपुर की घटना आई है, वहाँ पे एक रेप पीड़िता महिला के साथ पुलिस वालों ने बयान दर्ज करने के लिए पैसे मांगे। अब इसको लेकर के कांग्रेस सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। जो रैप करता थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, प्रशासन तत्परता के साथ कार्रवाई कर रहा है और छत्तीसगढ़ को, शांति के टापू छत्तीसगढ़ को अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित करने का काम कांग्रेस ने किया है
और कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और ताम्रध्वज जी साहू इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। धन्यवाद। उधर बीजापुर जिले में जनताना सरकार अध्यक्ष ने 11 लाख रुपए के इनामी माओवादी सहित 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि माओवादियों ने छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर समर्पण किया है। 2024 में अब तक कुल 189 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वहीं विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल 473 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा एवं सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयासों से साथ ही छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर कुल 5 नक्सलियों ने जिला बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक नक्सली कंपनी नंबर 2 का पूर्व सदस्य रह चुका है, जिसके ऊपर 8 लाख का इनाम है। इसके साथ ही एक पार्टी सदस्य, एक जनताना सरकार अध्यक्ष सहित 2 अन्य माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। ये सभी माओवादी नक्सलियों की खोखली विचारधारा, भेदभावपूर्ण नीति एवं उत्पीड़न प्रताड़ना से तंग आकर बीजापुर पुलिस के समक्ष समर्पण किया है एवं साथ ही शासन प्रशासन की एवं समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया है। कोरबा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको हिला कर रख देगी। बता दें कि एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में उसकी पत्नी की मौत हो गई तो वहीं दोनों बेटी घायल हैं, जिसका एनकेएच कोरबा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दरअसल शख्स ने मामूली विवाद पर अपनी पत्नी और बेटी पर चाकू से हमला कर दिया और बाद में खुद की नस काट ली। आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका भी इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का है। तो महिला की मौत और बेटियां घायल बताई जा रही हैं, जिनका एनकेएच अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामूली विवाद में शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें कि पत्नी की जान चली गई तो वहीं बेटियां घायल बताई जा रही हैं, जिनको एनकेएच अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो साथ ही युवक ने अपने हाथ की नस काट ली। उधर कोरबा जिले में एनटीपीसी के धनरास राखड़ डैम में ग्रामीण ने काम बंद करा दिया, जिससे राखड़ डैम स्टोरेज से परिवहन कर रहे लगभग 200 वाहन प्रभावित हुए हैं और लगभग 3 घंटे तक प्रदर्शन जारी रहा। बता दें कि युवा कांग्रेस की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया और इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट को देखिए। डस्ट से परेशान ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग रखी और कहा कि एनटीपीसी प्रबंधक लंबे समय से लोगों के सामाजिक और आर्थिक हितों को लेकर लापरवाही बरत रहा है। प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगारों को एनटीपीसी न ही रोजगार दे रहा है और न ही फसलों की बर्बादी पर मुआवजा दे रहा है। साथ ही उनके जल स्रोत से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध किया। मौके पर कटघोरा पुलिस दर्री तहसीलदार और एनटीपीसी के प्रबंधक मौजूद रहे। वहीं तहसीलदार एमएस राठिया ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि आगामी 18 दिसंबर को एनटीपीसी में काम कर रहे विभिन्न कंपनियों की बैठक रखी जाएगी और जो ग्रामीणों की मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। मेरा नाम लक्ष्मीकांत कंवर है। मैं प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस छत्तीसगढ़। आज विरोध प्रदर्शन हमारे गांव में जो राखड़ की सीपेज है, राखड़ डैम से सीपेज है, उस मुद्दे में, राखड़ डस्ट के मुद्दे में और गांव के जितने बेरोजगार लड़के हैं उनके संबंध में हड़ताल है। और यहाँ हमारे गांव के जितने लड़के काम कर रहे हैं उनको एनटीपीसी दर से सर्कुलर रेट नहीं दिया जाता है, उस संबंध में हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। और हमारी मांगे पूरी करवाने के लिए प्रशासन एनटीपीसी को भी हम कई बार हड़ताल के लिए वो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका मांग पूरा नहीं हुआ है। अभी आश्वासन देते हैं इन लोग
यहाँ राखड़ बांध में क्या उपयोग हो रहा है? राखड़ बांध स्टोरेज, उसके बाद आपके गांव से होते हुए गाड़ी जा रही है, क्या क्या परेशानियां आ रही है इससे? देखिए, एनटीपीसी राखड़ डैम में यहाँ 7-8 एजेंसियां हैं, वो एनएचआई में राखड़ परिवहन करती है और वहाँ यहाँ से उठाने के बाद इतने सारे डस्ट उड़ते हैं, उससे लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है। जल कभी प्रदूषण? हाँ है ना, यहाँ जल में क्या है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है गाँव में। छोटे छोटे बच्चों का दांत पीला होता जा रहा है और सभी व्यक्तियों का, मैं सोचता हूँ 50+ व्यक्ति हैं, उनका हड्डियाँ कमजोर होती जा रही है। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो किस तरफ से आपको बात आगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, मांगे पूरी नहीं होगी। मेरा नाम सत्य प्रकाश देवांजन है, मैं इसी ग्राम धर्रास का निवासी हूँ। हमारे जो गांव में जो डैम स्थापित हुआ है उसको तो 30 वर्ष हो गया लगभग, और 30 वर्ष में अभी तक हमारे गांव में किसी को न स्वरोजगार दिया गया है, ना किसी को एनटीपीसी के द्वारा कुछ विशेष संरक्षण दिया गया है। एनटीपीसी को अपना हमारे भाइयों के द्वारा जितने बार का हड़ताल किया गया, उसमें मांग रखा गया, वो मांग आज तक पूरा नहीं हो पाया। आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है, उसमें प्रशासन के भी लोग आते हैं, जैसे विधायक भी अभी हाल में हुआ था उसमें आए थे। ऐसा लगता है कि प्रशासन भी एनटीपीसी के साथ मिला जुला है, एनटीपीसी से उनको पैकेज मिल जाता है, उसमें हमारे गांव का जो मुखिया है वो भी उसमें संलिप्त है। तब तो ये कुछ नहीं कर पा रहा है एनटीपीसी मतलब यहाँ होता है, लोग बाकी बीच होगा, प्रशासन के लोग आएंगे, एसडीएम आएंगे, तहसीलदार आएंगे, पुलिस प्रशासन आएंगे, उनके बीच में वार्तालाप होगा, लेकिन ये लोग फिर क्या होता है पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि इनके पास एनटीपीसी मोटा पैकेज पहुंचा देता है, तभी ग्रामीण को पूरी तरह शोषण हो रहा है। यहाँ पर आप सोच सकते हो सर जी, जब हमारे यहाँ से राख निकलता है, स्पॉट करते हैं, तो रोड में जब राख गिरता है तो बाहरी लोग उसका मतलब आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, तो सोचिए जहाँ डैम है वहाँ के लोग कितना प्रभावित होंगे, उनका स्वास्थ्य में कितना प्रभाव पड़ता होगा। यहाँ पानी का समस्या है, यहाँ पर 100% 99% लोगों का दांत इतना प्रॉब्लम है, आप जाकर पूछ सकते हैं, दांत टूट रहा है। मेरा भी यहाँ पर दांत लगा हुआ है, इतना खर्चा करके है, मेरे व्यक्तिगत विषय नहीं, आप जाकर पूछ सकते हैं। उनके हड्डी में प्रॉब्लम आ रहा है, इतना स्वास्थ्य खराब है, मेडिकल इनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। बस ये अपने बात को रखते हैं लोगों के बीच कि हम एक कर रहे हैं, हम सामाजिक स्तर पर एक कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं, बस वीडियो बना कर ले जाते हैं, ऊपर में दिखाते हैं। और इतना दिन तक हम हड़ताल करते आ रहे हैं, मांग करते आ रहे हैं, मांग को पूरा करने में एनटीपीसी असमर्थ है, वो कर नहीं पा रहा है। ग्रामीणों का आज धनराशि के ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन था राखड़ परिवहन को लेकर। तो इसमें ग्रामीणों को मुख्य मांग थी कि 2022-23 में जो सीपेज के कारण इनका जो भी फसल का नुकसान हो उसको मुआवजा का, और दूसरा है यहाँ जो राखड़ परिवहन हो रहा है उस पर स्थानीय लोगों को रोजगार का, और तीसरा मांग था इनका 2020-21 का जो सीपेज के कारण नुकसान हुआ था उसका मुआवजा के लिए। तो इसमें से 22-23 का तो चला गया है मुआवजा प्रकरण बन के, और बाकी जो रोजगार के मुद्दे हैं उस पर मीटिंग रखकर 18 तारीख को मीटिंग रखा गया है, तो उस दिन का समाधान देखते हैं क्या निकलता है। एनटीपीसी के विरोध में लगातार ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जाता है सर, लेकिन उसके बावजूद एनटीपीसी के कारनामे जो है वो निरंतर जारी है, तो क्या हिदायत दी जा रही है? अभी तो इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। फिलहाल ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों के साथ एक बैठक रखी जाएगी और जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। परिवहन कर रहे 200 वाहन प्रभावित हुए हैं और साफ तौर पर ग्रामीणों ने 3 घंटे तक जो है प्रदर्शन यहां पर किया है, अपनी मांगों को जो है प्रशासन के सामने रखते हुए यहां पर दिखाई दिए। परिवहन कर रहे 200 से ज्यादा जो है ग्रामीण, और 3 घंटे तक ये ग्रामीणों का प्रदर्शन सामने आया, जहां पर एनटीपीसी का काम बंद कर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। एनटीपीसी का जो काम है वो ग्रामीणों ने बंद कराया, जिसके बाद जो है परिवहन कर रहे 200 वाहन प्रभावित हुए हैं, जिसको देखते हुए और 3 घंटे तक ये प्रदर्शन चला है और साथ ही साथ ग्रामीणों ने अपनी जो भी मांगे हैं वो यहां पर रखी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।